जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा के होमवर्क सीरीज के डे 20 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम बोडो लैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? तो प्रथम लैंड महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नई दिल्ली में बहुत सारे आयोजन या सम्मेलन किए गए हैं, जैसे पुस्तक मेला या फिर 2+2 वार्ता या फिर रायसीना डॉलर या फिर सौर ऊर्जा सम्मेलन। ये सारे आयोजन नई दिल्ली में ही किए गए हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बन्नी उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बन्नी उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में किया गया है। आंध्र प्रदेश में ही ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया था। गांजे की खेती को प्रतिबंधित करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन वहां की गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगर सौर ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सौर अलायंस का संगठन स्थापना किया गया है। और सौर संगठन की स्थापना की बात करें तो 2015 में इसकी स्थापना होती है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? ये 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है? पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी है। और टोटल शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 21वां और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन क्रमशः कहाँ किया गया है? 21वां दिव्य कला मेला का आयोजन जबलपुर में और 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनसीईआरटी द्वारा इतिहास में सिंधु सभ्यता के किस स्थल के अवशेष को शामिल किया गया है? तो ये राखीगढ़ी को शामिल किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात पूछे कि भारत में सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता स्थल कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी सिंधु सभ्यता स्थल राखीगढ़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी सबसे बड़ी स्थल की बात करें तो ये धौलावीरा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय कला महोत्सव का आयोजन तेलंगाना के सिकंदराबाद में किया गया है। जुड़वा शहर की बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। वहीं सिग्मो फेस्टिवल की बात करें तो सिग्मो फेस्टिवल को गोवा में मनाया जाता है। अम्बुबाची महोत्सव की बात करें तो असम में अम्बुबाची महोत्सव मनाया जाता है। खर्ची पूजा की बात करें तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है। वहीं धनु यात्रा को उड़ीसा में मनाया जाता है और मेदाम यात्रा को तेलंगाना में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामबन अनारदाना को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो रामबन अनारदाना का संबंध जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग की शुरुआत 1999 के एक्ट से की जाती है। और फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट जीआई टैग 2004 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को वनों पर निवास का अधिकार दिया गया। इसका संबंध किस राज्य से है? ये मनकीडिया समुदाय जो है इसका संबंध हो जाएगा उड़ीसा राज्य से। अगर सैंपेन की बात करें तो सैंपेन जनजाति का संबंध अंडमान निकोबार से हो जाएगा। वहीं ब्रू जनजाति का बात बोले तो ब्रू जनजाति का संबंध त्रिपुरा से हो जाएगा। वहीं सबसे बड़ी जनजाति की बात पूछे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति सब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोंडा हो जाएगी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति थारू हो जाएगी। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर का रिवीजन प्रश्न है। बिहार में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। अगला है, पीएम श्री पर्यटन यात्रा योजना कहाँ से शुरू की गई है? तो ये राजा भोज एयरपोर्ट से शुरू की गई है और राजा भोज एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेड मोड सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो जेड मोड सुरंग जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, वह सुरंग जिसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में दर्जा दिया गया वह कौन सी सुरंग है? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में सेला सुरंग को दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान पार्क कहाँ बनाया गया है? तो संविधान पार्क महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नेट
जीरो कार्बन कैंपस कौन हो जाएगा? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो राजगीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन सेतु किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सुदर्शन सेतु ओखा से द्वारिका को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे ज्यादा जटिल भाग कहा? तो नागरिकता के भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे जटिल भाग कहा। वहीं नागरिकता की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 169 के तहत किसकी सिफारिश पर संसद द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है? तो ये विधानसभा की सिफारिश के द्वारा राज्यों में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की चर्चा अनुच्छेद 170 में की गई है। वहीं विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में की गई है, और विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। सदन की बात करें तो सदन विधानमंडल के 2 सदन हो जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। वहीं अगर अंग की बात करें तो विधानमंडल के 3 अंग हो जाते हैं, गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है? तो अनुच्छेद में 15, 16, 19, 29 और 30 ये सारे मूल अधिकार के भाग हैं। ये सिर्फ भारतीयों के लिए ही उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों आंग्ल समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया? तो ये 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत आंग्ल समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 100वां संविधान की बात करें तो ये बांग्लादेश और भारत से संबंधित हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। 102वां संविधान संशोधन ओबीसी आयोग से संबंधित हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित हो जाएगा। 105वें संविधान संशोधन की बात करें तो महाराष्ट्र में ओबीसी से संबंधित हो जाएगा। और लास्ट यानी 106वां संविधान संशोधन नारी बंधन योजना से संबंधित हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो केंद्रीय वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है, और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष किससे बनाए गए थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रेजेंट वित्त आयोग की बात करें तो अरविंद पनगड़िया प्रथम वित्त आयोग हो जाएंगे, और इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हीलियम, आर्गन आदि अक्रिय गैसों की उपस्थिति में जब ग्रेफाइट को विद्युत आर्क यानी इलेक्ट्रिक आर्क में गर्म किया जाता है तो किस तल का निर्माण होता है? ये फ्लेरिन का निर्माण होता है। कार्बन के अपरूप की बात करें तो कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फ्लेरिन और कोयला हो जाएंगे। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु में तांबा और जिंक के प्रतिशत क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक के मिश्रण से बनाया गया है। अगर तांबा के प्रतिशत की बात करें तो तांबा 70% और जिंक 30% हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रांकलन समिति का गठन कब और किस समिति की सिफारिश पे किया गया? तो प्रांकलन समिति का गठन 1950 में जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे किया गया है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो प्रांकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये सारे सदस्य लोकसभा से संबंधित होते हैं। ये सबसे बड़ी समिति प्रांकलन समिति ही होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूएनएफसीसीसी द्वारा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई? तो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना होती है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसे 2005 में अपनाया जाता है। पहले देश की बात करें तो पहला देश जो अपनाया है वो जापान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये 1813 के अधिनियम के तहत
कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और 1813 का ही अधिनियम था जिस समय यह डिसाइड किया गया कि शिक्षा पे 1 लाख खर्च किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का जो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, तो ये 1813 का अधिनियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो ये तीसरे नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, सूर्य के अधिकतम दूरी के कारण किस ग्रह के चारों ओर अति शीतलता मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है? तो ये वरुण के चारों ओर अति शीतलता मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य के सतह और सौर कलंक का कुल तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का तापमान बोले तो 6000 डिग्री सेल्सियस, सौर कलंक की बात करें तो 1500 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र की बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम युक्त जल प्रदूषण से इताई रोग होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। पारे से कौन सा रोग होता है? तो पारे से मिनीमाता रोग होता है। आर्सेनिक से संबंधित रोग की बात करें तो आर्सेनिक से संबंधित पेट संबंधित रोग होता है। भारत में 5 संघीय क्षेत्र कौन से हैं जिनका राज्यसभा से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो ऐसे कौन से क्षेत्र है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, या फिर दमन द्वीप, ये क्षेत्र हो जाएंगे, और फिर चंडीगढ़ और फिर लद्दाख क्षेत्र हो जाएंगे। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनका राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन 1956 के पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? टोटल 4 राज्यों में बांटा गया था। ABCD करके इसको बनाया गया था। अगर ए की बात करें तो ए में ब्रिटिश प्रांत हो जाएंगे, बी में देसी रियासत, सी में चीफ कमिश्नरी, और डी में अंडमान निकोबार को रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स ने कहा था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसान आयोग का गठन 2004 में MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। अगला प्रश्न है, किस तिथि को सन 1930 में पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप किया गया, तो ये डेट हो जाएगा जुलाई 1946। अगला प्रश्न है, संत कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर और सिकंदर लोदी के समकालीन संत कबीर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में कुल सीटों में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो टोटल 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगर विधानमंडल की बात करें तो अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा है, 169 में विधान परिषद की चर्चा है, वहीं 170 में विधानसभा की चर्चा है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस परजीवी की उपस्थिति के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया नामक बीमारी होती है। और मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इसका वाहक हो जाएगा। और इसके टेस्ट की बात करें तो MP टेस्ट के तहत मलेरिया बीमारी का टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक उस समय उज्जैन का राज्यपाल था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हूणों के आक्रमण का उल्लेख किस स्तंभ लेख में किया गया है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो हूणों के आक्रमण का उल्लेख भीतरी अभिषेक में किया गया है और इसके निर्माण स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने लंगर प्रथा को औपचारिक रूप प्रदान किया? औपचारिक रूप अमरदास ने प्रदान किया था। और इसको अस्थायी किसने बनाया था? लंगर प्रथा को अस्थायी अंगद देव ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य को विशेष दर्जा देते हुए संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? तो नागालैंड को विशेष दर्जा देते हुए अनुच्छेद 371 के ए में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन कथन सही है? तो पहला कथन है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है, तो ये गलत हो जाएगा। अब बोलता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के संकल्प को कब और कहां प्रस्तुत किया गया? तो पाकिस्तान के संकल्प को 1940 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था।
और उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्ना उस टाइम अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के मंत्रालयों के त्यागपत्र के उपलब्ध में उद्धार दिवस कब मनाया गया? तो ये 1939 को उद्धार दिवस या फिर मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, सन 1942 में मोहनदास करमचंद गांधी को ब्रिटिश सेना द्वारा कहां से गिरफ्तार किया गया? तो बंबई से इन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव 1940 को कांग्रेस सरकार द्वारा कब अस्वीकार किया गया? तो अगर हम 44 की बात करें तो इसका आंसर 1940 में कांग्रेस के द्वारा अस्वीकार किया गया और उस समय के गवर्नर की बात करें तो लिनिथुगो उस समय के गवर्नर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हटाना या फिर हल करना था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आया था, इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध को हल करना इसका लक्ष्य था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर, क्रिप्स और फिर लॉरेंस। और इसके हेड कौन थे? तो लॉरेंस इसके हेड थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 6 सितंबर 1943 को जापानी प्रमुख तोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया। ये द्वीप कौन से हैं? तो ये द्वीप अंडमान निकोबार के द्वीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सन 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की? तो महिला रेजिमेंट की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की बात करें तो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के हेड किससे बनाया गया था? तो लक्ष्मी सहगल को लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का हेड बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान कहां से किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान ग्वालियर टैंक से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस आंदोलन से ही देशी रियासतों ने स्वतंत्रता आंदोलन को सर्वप्रथम देना प्रारंभ किया? तो वो हरिपुरा का अधिवेशन हो जाएगा जो 1938 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक सही सुमेलित है? अगर हम लोग इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम को मौलाना अब्दुल कलाम ने। वही इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर लास्ट की बात करें अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय लिखा था, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। तो स्टेटमेंट 3 सही होगा, 1, 2 और गलत हो जाएगा। अगला है, आईएनए के युद्ध बंदियों पर कौन सा मुकदमा चलाया गया? तो आईएनए के युद्ध बंदियों पर ये नई दिल्ली का मुकदमा चलाया गया था। कौन सा मुकदमा? नई दिल्ली का मुकदमा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन और कब और किसके द्वारा किया गया? तो अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस सभापति ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2026 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है। तो कौन से वर्ष भारत की पहले जनगणना हुई थी? तो भारत की पहले जनगणना की बात करें तो 1872 में भारत की पहली जनगणना होती है। वहीं 1881 में बात करें तो नियमित रूप से जनगणना पहली बार 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सन 2000 को जनगणना नीति के तहत किस वर्ष तक भारत की जनसंख्या में स्थायित्व लाने का लक्ष्य रखा गया था? 2045 तक भारत में स्थायित्व जनसंख्या के क्षेत्र में लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो 1921 का जो वर्ष है जनसांख्यिकी महाविभाजन का वर्ष कहा गया है, क्योंकि 1921 का ही एक समय है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या घट गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के अन्य राज्यों की तुलना में किस राज्य की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और यूपी की जनसंख्या सबसे अधिक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना
2011 के अनुसार किस आयु वर्ग या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ सके, लिख सके, वो साक्षर माना जाएगा? तो वो 7 वर्ष से उम्र के अधिक के जो बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया? ये अर्थशास्त्र में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट द्वारा की जाएगी? तो सीएजी की चर्चा की बात पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 148 में सीएजी की चर्चा है। सीएजी के कार्यकाल की बात करें तो सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो वो सीएजी का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, सीएजी का कार्यकाल पहली बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया? तो 1858 के एक्ट के तहत सीएजी का कार्यालय पहली बार स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के पद का किस देश से अधिकृत किया गया? तो ये ब्रिटेन से अधिकृत किया गया, यानी सीएजी का पद ब्रिटेन से आया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो सीएजी के रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति करता है। और सीएजी अपना रिपोर्ट सौंपता किसे है? तो प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को सीएजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन सुधार प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था परंतु मुस्लिम संघ द्वारा स्वीकार किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया था लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसे अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान किसे कहा गया है? ये सीएजी को कहा गया है। सीएजी की चर्चा की बात पूछे, आर्टिकल 148 में सीएजी की चर्चा है। अगला प्रश्न है, सीएजी के संबंध में कथन को देखना है, कोई भी मंत्री सदन में सीएजी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। अगला कथन है, सीएजी का वेतन और भत्ते संचय निधि द्वारा प्रभावित होते हैं। तो ये कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सेवा व शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इनके शर्तों का निर्धारण संसद करता है। सीएजी की चर्चा की बात पूछे तो आर्टिकल 148 में सीएजी की चर्चा है। और सीएजी के रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति सीएजी के रिपोर्ट का परीक्षण करता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपते किसे हैं? तो प्रेसिडेंट को सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? यानी सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दादरी पशु मेला कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दादरी पशु मेला कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है और ये बलिया में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो राजहंस पर्व आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम लोग बात करें दीप पर्यटन महोत्सव की, दीप पर्यटन महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लास्ट प्रश्न है, भारत का कौन सा मेला हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है? तो नौचंडी का मेला जो है, जो मेरठ में मनाया जाता है, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।